दोस्तों, इस पर शायद ही हमारा ध्यान जाता हो कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनका भी एक इतिहास है। विभिन्न वर्गों व तबकों के लोग, मर्द, औरत और बच्चे क्या पहने, इसको लेकर हर समाज में कुछ न कुछ नियम होते हैं और कहीं कहीं तो उनका सख्ती से पालन भी किया जाता है। इन कायदों से दुनिया में लोगों की पहचान बनती है। इन्हीं के जरिए वे खुद को परिभाषित करते हैं। इन्हीं से सौम्यता और सुंदरता की, शर्म व मर्यादा की हमारी कसौटियां बनती हैं। आधुनिक दुनिया के उदय का इतिहास कपड़ों में हुए नाटकीय बदलाव का इतिहास भी है। आज हम आधुनिक काल यानी 19वीं और 20वीं सदी में हुए बदलावों के बारे में जानेंगे। 18वीं सदी में जनवादी क्रांतियों और पूंजीवादी विकास के पहले यूरोप के ज्यादातर लोग क्षेत्रीय वेशभूषा धारण करते थे और उनके कपड़ों का रंग रूप उनके इलाके में उपलब्ध कपड़े की किस्म और कीमत से भी तय होता था। पहनावे की शैलियां भी स्थानीय समाज में लोगों की सामाजिक हैसियत से तय होती थी। इससे तय किया जाता था कि आप किस वर्ग के हैं, आप मर्द हैं या औरत। 18वीं सदी के बाद दुनिया के अधिकांश हिस्से यूरोप के उपनिवेश बना लिए गए। जनतांत्रिक आदर्शों का प्रसार हुआ और समाज औद्योगिक होने लगे। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप लोगों की वेशभूषा व उसके मायने पूरी तरह बदल गए। अब लोग दूसरी संस्कृतियों या इलाकों में उपलब्ध सामग्री व शैली को अपना सकते थे और दुनिया भर के लोग पश्चिमी परिधान में सजने लगे। जैसा कि हमने फ्रांसीसी क्रांति के वीडियो में देखा था कि किस तरह इस क्रांति ने सामाजिक व राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं को बदल कर रख दिया। क्रांति की आंधी में उस समय की परिधान संहिता, जो सेंचुरी लॉ कहलाती थी, वो भी खत्म हो गई। आइए जानते हैं आखिर क्या थे ये कानून जिन्होंने समाज में भेदभाव की दीवारों को खड़ा कर रखा। समाज के विभिन्न तबकों पर परिधान संहिताएं लागू करने के लिए सचमुच के कानून बनाए जाते थे और कानून में अक्सर बारीक चीजों पर भी ध्यान दिया जाता था। करीब 1294 से फ्रांसीसी क्रांति यानी 1789 तक फ्रांस के लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वे सेंचुरी कानूनों का पालन करें। इन कानूनों का मकसद था समाज के निचले तबकों के व्यवहार का नियंत्रण। उन्हें खास कपड़े पहनने, खास व्यंजन खाने और खास तरह के पेय, मुख्यतः शराब पीने और खास इलाकों में शिकार खेलने की मनाही थी। इस तरह मध्यकालीन फ्रांस में साल में कोई कितने कपड़े खरीद सकता है, ये सिर्फ उसकी आमदनी पर ही निर्भर नहीं था, बल्कि उसके सामाजिक ओहदे से तय किया जाता था। परिधान सामग्री भी कानून सम्मत होती थी। सिर्फ शाही खानदान ही बेशकीमती कपड़े पहन सकता था। एमाइन, फर, रेशम, मखमल या जरी की पोशाक सिर्फ राजा और रजवाड़े ही पहन सकते थे। कुलीनों जैसे कपड़े आम इंसान नहीं पहन सकता था, इस पर भी पाबंदी थी। आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति ने इस भेदभाव का अंत कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के 3 रंग नीला, सफेद और लाल लोकप्रिय हो गए और इन्हें पहनना देशभक्त नागरिक की निशानी बन गया। पोशाक के रूप में दूसरे राजनीतिक प्रतीक भी पहने जाने लगे। स्वतंत्रता की निशानी लाल टोपी, लंबी पतलून और तिरछी टोपियां, जिन्हें कॉकेट कहा जाता था। कानूनों के खात्मे का यह मतलब कतई नहीं था कि यूरोपीय देशों में हर कोई एक जैसी पोशाक पहनने लगा हो। फ्रांसीसी क्रांति ने समता का सवाल उठाया था और कुलीन विशेषाधिकारों और उनको समर्थन देने वाले कानूनों का अंत कर दिया था। लेकिन सामाजिक तबकों के बीच अंतर बदस्तूर जारी था। जाहिर है कि गरीब ना तो अमीरों जैसे कपड़े पहन सकते थे और ना ही वैसा खाना खा सकते थे। फर्क यह था कि अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें कोई कानून नहीं रोक सकता था। इस तरह अमीर गरीब की परिभाषा, उनकी वेशभूषा सिर्फ उनकी आमदनी पर निर्भर हो गई और अलग अलग वर्गों ने अपनी अपनी वेशभूषा विकसित की, जिसमें खूबसूरती, बदसूरती, उचित अनुचित, शालीनता व फूहड़पन के विचार और मानक अलग अलग थे। पहनावे की शैलियों का फर्क मर्दों और औरतों के बीच भी था। विक्टोरियन इंग्लैंड में महिलाओं को बचपन से ही आज्ञाकारी, खिदमती, सुशील व दब्बू होने की शिक्षा दी जाती थी। उस समय आदर्श नारी उसे ही समझा जाता था जो दुख दर्द सह सके। एक तरफ जहां मर्दों से धीर, गंभीर, बलवान, आजाद और आक्रामक होने की उम्मीद की जाती थी, वहीं औरतों को क्षुद्र, छुई मुई, निष्क्रिय व दब्बू माना जाता था। पहनावे के रस्म रिवाज में भी यह अंतर साफ झलकता था। बचपन से ही लड़कियों को सख्त फीतों में बंधे कपड़ों में कसकर बांधा जाता था। मकसद ये था कि उनके जिस्म का फैलाव न हो सके।
थोड़ी बड़ी होने पर लड़कियों को बदन से चिपके कॉर्सेट्स पहनने होते थे। टाइट फीतों से कसी पतली कमर वाली महिलाओं को आकर्षक, शालीन व सौम्य समझा जाता था। इस तरह विक्टोरियन महिलाओं की अबला दब्बू छवि बनाने में पोशाक ने अहम भूमिका निभाई थी। उस समय आदर्श नारी की इस परिभाषा को बहुत सारी महिलाएं मानती थीं। ये संस्कार उनके माहौल में हर जगह फैला हुआ था। उस हवा में जहां वे सांस लेती थीं, उस साहित्य में जो वे पढ़ती और घर व स्कूल में जो उन्हें शिक्षा दी जाती थी, ये हर जगह था। बचपन से ही उन्हें घुट्टी पिला दी जाती थी कि पतली कमर रखना उनका नारी सुलभ कर्तव्य है। सहनशीलता नारी का जरूरी गुण है। आकर्षक व फेमिनिन दिखने के लिए उनका कॉर्सेट पहनना आवश्यक था। इसके लिए शारीरिक कष्ट या यातना भोगना मामूली बात मानी जाती थी। लेकिन इन बातों को सभी औरतों ने स्वीकार नहीं किया। 19वीं सदी के दौरान विचार भी बदले। इंग्लैंड में 1830 के दशक तक महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। सफ्रेज आंदोलन के जोर पकड़ने पर पोशाक सुधार की मुहिम भी चली। महिला पत्रिकाओं ने बताना शुरू कर दिया कि तंग लिबास और कॉर्सेट पहनने से युवतियों में कैसी कैसी बीमारियां और विरूपताएं आ जाती हैं। ऐसे पहनावे जिस्मानी विकास में बाधा पहुंचाते हैं। इनसे ब्लड सर्कुलेशन भी रुकता है, मांसपेशियां अविकसित रह जाती हैं और रीढ़ की हड्डी भी झुक जाती है। उस समय के डॉक्टरों ने बताया कि महिलाएं आमतौर पर कमजोरी की शिकायत लेकर आती हैं और कहती हैं कि उनको कमजोरी महसूस होती है और वे बेहोश हो जाया करती हैं। अमेरिका में भी पूर्वी तट के गोरे प्रवासी बाशिंदों के बीच ऐसा ही आंदोलन चला। पारंपरिक महिला लिबास को कई कारणों से बुरा बताया गया। कहा गया कि लंबे स्कर्ट्स अपने साथ कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हुए चलते हैं, जो बीमारी का कारण है। इसके अलावा ये स्कर्ट्स इतने विशाल होते थे कि संभलते ही नहीं थे और चलने में परेशानी होने के कारण औरतों का काम करके जीविका कमाना भी मुश्किल था। वस्त्र सुधार से महिलाओं की स्थिति में बदलाव आएगा, ऐसा कहा गया। कपड़े अगर आरामदेह हों तो औरतें काम धंधा कर सकती हैं, स्वतंत्र भी हो सकती हैं। और इस तरह अटलांटिक के दोनों तरफ आसानी से पहने जाने वाले कपड़ों की मुहिम चल पड़ी। इन पुरानी प्रथाओं और सोच को बदलने वाले सुधारक फौरन कामयाब नहीं हुए। उन्हें मजाक और रंज दोनों झेलना पड़ा। पुरानी सोच के तबकों ने हर जगह परिवर्तन का विरोध किया। उनका मानना यह था कि पारंपरिक शैली के परिधान छोड़ देने से महिलाओं की खूबसूरती तो जाती ही है, उसके साथ साथ उनका जनानापन और उनकी शालीनता भी गायब हो जाती है। इन लगातार हमलों से त्रस्त होकर कई महिला सुधारकों ने अपने कदम वापस घरों में खींच लिए थे और एक बार फिर पारंपरिक पोशाक पहनने लगीं। फिर भी 19वीं सदी के अंत तक हवा का रुख बदल चुका था। कई तरह के दबावों में आकर सौंदर्य के विचार और पहनावे की शैलियों में बुनियादी बदलाव आए। नए वक्त के साथ नए मूल्य भी चलन में और बदलाव का दबाव कैसे बना। ब्रिटेन में नई सामग्री व प्रौद्योगिकी ने इस परिवर्तन को संभव बनाया। 2 विश्व युद्धों व महिलाओं की कार्य स्थिति में आए परिवर्तन के चलते भी कुछ और बदलाव हुए। 17वीं सदी के पहले ज्यादातर ब्रिटिश महिलाओं के पास आमतौर पर फ्लेक्स, लिनन या ऊन के कपड़े बहुत कम होते थे। सन 1600 के बाद भारत के साथ व्यापार के चलते सस्ती व रखरखाव में आसान भारतीय छींट कई यूरोपियों के घरों और अलमारियों का हिस्सा बन चुकी थी। फिर औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके दौरान 19वीं सदी में ब्रिटेन में सूती कपड़ों का थोक उत्पादन और भारत सहित कई देशों में निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप के बहुत बड़े तबके के लिए सूती वस्त्र अब आसानी से उपलब्ध हो चुके थे। 20वीं सदी की शुरुआत तक कृत्रिम रेशों से बने कपड़े और ज्यादा सस्ते तथा साफ कर पहनने में आसान हो गए। महिला पत्रिकाओं में तूफान खड़ा कर देने वाली भारी भरकम व उलझाऊ अंतः वस्त्रों को 1870 के दशक तक धीरे धीरे त्याग दिया गया। कपड़े अब हल्के, छोटे और पतले होने लगे, लेकिन फिर भी 1914 तक तो कपड़े एड़ी तक ही होते थे और ये लंबाई 13वीं सदी से बदस्तूर चली आ रही थी। लेकिन अगले साल 1915 में ही स्कर्ट्स थोड़ी छोटी हो गई और ये पिंडलियों बदलाव तो विश्व युद्धों के कारण हुए। यूरोप में ढेर सारी औरतों ने जेवर और बेशकीमती कपड़े पहनना छोड़ दिया। उच्च वर्ग की महिलाएं अन्य तबकों की नारियों से घुलने मिलने लगीं, जिससे सामाजिक सीमाएं भी टूटीं और महिलाएं एक सी दिखने लगीं। पहले विश्व युद्ध के दौरान यानी 1914 से 1918 के बीच कपड़ों के छोटे होने के व्यावहारिक कारण थे। ब्रिटेन में 1917 तक आते आते 70,000 औरतें हथियार की फैक्ट्रियों में काम कर रही थीं। वे ब्लाउज व पैंट की कामकाजी वर्दी पर ऊपर से स्कार्फ डाल लेती थीं।
बाद में इस वर्दी ने ओवरऑल के साथ टोपी का रूप ले लिया। जंग के लंबा खींचने के साथ साथ चटक रंग गायब होने लगे, हल्के रंग पहने जाने लगे, यानी कपड़े सादे और सरल हो गए। स्कर्ट तो छोटे हुए ही, ट्राउजर भी जल्दी ही वेस्टर्न महिला की पोशाक का अहम हिस्सा बन गया। इससे उन्हें चलने फिरने की बेहतर आजादी हासिल हुई और सबसे जरूरी बात, सहूलियत की खातिर औरतों ने बाल भी छोटे रखने शुरू कर दिए। 20वीं सदी के आते आते कठोर और सादगी भरी जीवन शैली गंभीरता और प्रोफेशनल अंदाज का पर्याय हो गई। बच्चों के नए विद्यालयों में सादी पोशाक पर जोर दिया गया। इसके अलावा लड़कियों के पाठ्यक्रम में भी जिम्नास्टिक्स व खेलों का प्रवेश हुआ। खेलने कूदने में उन्हें ऐसे कपड़ों की दरकार थी जिससे उनकी गति में बाधा न पड़े। उसी तरह काम करने के लिए और बाहर जाने के लिए उन्हें आरामदेह और सुविधाजनक कपड़ों की जरूरत थी। इस तरह आपने गौर किया होगा कि पहनावे का इतिहास समाज सुधार में कितना महत्वपूर्ण है। हमने ये भी देखा कि पहनावे और खूबसूरती की परिभाषा कैसे समाज की प्रभुत्वशाली संस्कृति और रवैये से तय होती है और कैसे ये ख्याल वक्त के साथ बदल जाते हैं। ये भी साफ हो गया कि किस तरह सुधारकों और रूढ़िवादियों के बीच इन आदर्शों को शक्ल देने के लिए संघर्ष चले और टेक्नोलॉजी व अर्थव्यवस्था के बदलाव तथा नए वक्त के दबाव ने लोगों को परिवर्तन की जरूरत का एहसास कराया।